एक रात मैं अपने दो दोस्तों के साथ बाइक से भैरवगढ़ के जंगलों से गुजर रहा था। मैं खुद बाइक चला रहा था, जबकि सुरेश और रोहित मेरे पीछे बैठे हुए थे। पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद पूरा निकला हुआ था, जिसकी वजह से रास्ते पर थोड़ा बहुत उजाला फैला हुआ था। पूरा जंगल का रास्ता एकदम सुनसान था और उस वक्त रास्ते पर सिर्फ हमारी ही बाइक दौड़ रही थी। तभी पीछे बैठे रोहित ने कहा, अरे भाई, बाजू में बाइक लगा, अपन को बहुत जोर से सुस्सू आया है यार। मुझे भी अपनी टंकी खाली करनी थी, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे बाइक रास्ते के किनारे लगा दी। मैं और सुरेश रास्ते के एक किनारे चले गए और रोहित दूसरे किनारे टॉयलेट करने के लिए चला गया। जब मैंने और सुरेश ने अपना काम कर लिया तो हम वापस बाइक की तरफ आए, लेकिन हमने देखा कि रोहित वहां पर नहीं है। हमने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन हमें रोहित कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। सुरेश ने उसे आवाज देते हुए कहा, रोहित भाई, कहाँ हो तुम? लेकिन रोहित की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि वो वहीं झाड़ियों में कहीं छुपा हुआ है और हमारे साथ मजाक कर रहा है। इसलिए मैंने ऊंची आवाज में कहा, देख भाई, अगर तू मेरे 5 गिनने से पहले यहां नहीं आया तो हम तुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे। और मैंने गिनती शुरू कर दी, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे ही मैंने 5 बोला, तभी हमें जंगल के अंदर से रोहित की एक भयानक चीख सुनाई दी, भाई बचाओ। सुरेश बोला, अरे मुझे लगता है कि वो हमें पोपट बना रहा है। मैंने तुरंत कहा, नहीं सुरेश, वो सच में किसी मुसीबत में है, क्योंकि उसकी चीख बिल्कुल असली लग रही है। तभी हमने रोहित की एक और चीख सुनी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो किसी से उसे छोड़ देने की विनती कर रहा था। हम दोनों घबरा गए और उसकी आवाज की दिशा में जंगल के अंदर भागे। कुछ मीटर अंदर जाते ही हमें जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर ताजा खून दिखाई दिया। वो देखकर हम दोनों के पसीने छूट गए। रोहित सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। वहीं जमीन पर किसी को घिसटने के निशान बने थे। हमने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। तभी फिर से रोहित के चीखने की आवाज आई। हमने उस दिशा में देखा तो दूर एक काली साड़ी पहनी हुई औरत रोहित का पैर पकड़कर उसे बड़ी बेरहमी से घसीटते हुए ले जा रही थी। हमने उस औरत का पीछा किया, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते वो घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। रोहित दर्द से चीख रहा था और हमें पुकार रहा था। हम दोनों ने जमीन पर बने उन घिसटने के निशानों का पीछा नहीं छोड़ा। वो निशान हमें एक पुरानी कोठी तक ले गए। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच वो लकड़ी की 2 मंजिला कोठी बनी हुई थी। वो दिखने में बहुत पुरानी और जर्जर थी, जिसके ऊपर जंगली पौधे और लंबी घास उगी हुई थी। तभी एक बार फिर उस कोठी के अंदर से रोहित के चीखने की आवाज आई और उसके फौरन बाद वहां एक गहरा और डरावना सन्नाटा छा गया। मैंने सुरेश से कहा, जल्दी चलो, हमें रोहित को बचाना होगा। लेकिन सुरेश बुरी तरह डरा हुआ था। वो बस उस कोठी को एकटक घूरे जा रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? अरे जल्दी चलो, उसने घबराते हुए जवाब दिया। नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो डायन है। क्या तुमने देखा वो रोहित को कैसे घसीटती हुई ले गई? एक साधारण औरत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने उसे समझाया, अरे ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि वो औरत है या आदमी हम नहीं जानते, क्योंकि हमने उसका चेहरा देखा ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई आदमी हो जिसने साड़ी पहनी हो और वो कोई पागल या साइको किलर हो। इसलिए इससे पहले कि वो रोहित की जान ले ले, हमें उसे बचाना होगा। सुरेश बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम रोहित को बचा पाएंगे। हमें यहां से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, चुप हो जाओ। अरे यार, वो हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चुपचाप मेरे पीछे आओ, हम उस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। हमने वहां जमीन पर पड़ी लकड़ी की 2 मजबूत लाठियां उठाई और कोठी के करीब गए। मैंने जैसे ही कोठी का भारी दरवाजा अंदर की तरफ धकेला, अंदर से चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड चीखते हुए बाहर निकला। सुरेश डर के मारे चिल्लाने लगा, देखो, मैंने कहा था ना वो डायन होगी। डायन जहां रहती है वहां चमगादड़ होते ही है। मैंने चिढ़कर पूछा, और ये तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, मैंने मूवीज में देखा है। मैंने कहा, चुप करो यार और मेरे पीछे आओ।
ऐसा कहकर मैं कोठी के अंदर दाखिल हो गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई तो देखा कोठी के अंदर चारों ओर मकड़ियों के जाले लगे थे। सब तरफ धूल और मिट्टी की मोटी परत थी। लकड़ी की कुर्सियां और मेज सब कुछ कीड़ों ने खाकर मिट्टी में बदल दिया था। दीवार पर कुछ पुराने फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे जिसमें एक आदमी और एक औरत नजर आ रहे थे। उन पर भी धूल जमी हुई थी। तभी अचानक रोहित बहुत ही खौफनाक आवाज में चीखा और फिर उसकी आवाज बंद हो गई। वो आवाज कोठी की दूसरी मंजिल से आई थी। मैंने सुरेश से कहा, जल्दी से मेरे पीछे आओ, लेकिन उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, नहीं, ऊपर मत जाओ वरना वो हमें भी मार डालेगी। मैंने अपना हाथ उसके चंगुल से छुड़ा लिया और मैं दूसरी मंजिल पर जाने वाली उन पुरानी सीढ़ियों की तरफ भागा। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि सीढ़ियों से खून की एक धार बहकर नीचे आ रही थी। मेरा दिल बैठने लगा, लेकिन मुझे रोहित की जान बचानी थी। मैं भागते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचा और वहां सामने का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। सुरेश तो वो भयानक मंजर देखकर जोर से चीख उठा, क्योंकि गलियारे में छत से रोहित की लाश लटकी हुई थी। उसके दोनों पैर एक काली रस्सी से बंधे थे जो छत की कुंडी से बांधी गई थी, और उसके हाथ बेजान होकर जमीन की तरफ लटक रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वहां से उसका सिर गायब था। तभी अचानक हमें रोहित की आवाज सुनाई दी, भाई बचाओ। हम सन्न रह गए। ये कैसे मुमकिन था? रोहित तो मर चुका था। फिर मुझे लगा कि शायद नहीं, क्योंकि इस लाश का सिर नहीं है और इसके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं है, इसलिए हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये रोहित ही है। रोहित की आवाज एक पास वाले कमरे से आ रही थी। हम हाथ में लाठियां लेकर हिम्मत जुटाकर उस कमरे में घुसे। कमरे में घना अंधेरा था। हमने मोबाइल की टॉर्च से कोने में देखा तो वहां वही औरत बैठी थी। उस औरत ने सिर पर पल्लू ओढ़ा हुआ था और उसकी पीठ हमारी तरफ थी। हैरत की बात यह थी कि वो औरत रोहित की आवाज में रो रही थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम और रोहित कहाँ है? तभी कोने में बैठी उस औरत ने धीरे से मुड़कर हमारी तरफ देखा और जो हमने देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। उस औरत का अपना सिर नहीं था, उसके हाथ में रोहित का कटा हुआ सिर था। अचानक रोहित का वो कटा हुआ सिर मुझसे बोला, दोस्तों मैं यहाँ हूँ। हम जान चुके थे कि उस सिर कटी औरत ने ही रोहित का कत्ल किया था और बाहर गलियारे में जो लाश लटक रही थी वो रोहित की ही थी। वो औरत चुड़ैल थी, डायन थी या कोई रूह, ये हम नहीं जानते थे, लेकिन इतना तय था कि वो इंसान नहीं थी और हमारे खून की प्यासी थी। हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे और फटी आंखों से उसे देख रहे थे। तभी उस औरत ने रोहित का सिर अपने धड़ यानी गले पर लगाया। उसने अपने गले को कुछ झटके दिए और अब रोहित का सिर उसका अपना सिर बन गया। उसके बाद वो डरावनी हंसी हंसी और हाथ हमारी तरफ करके बोली, मुझे मेरा सिर ला दो, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। ये सुनकर मेरी और सुरेश की हिम्मत जवाब दे गई। हम वहां से उस घर से बाहर की तरफ भागे। मैं बदहवास होकर जंगल में भाग रहा था, लेकिन कुछ दूर जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला भाग रहा हूं और सुरेश मेरे पीछे कहीं नहीं है। मैं कुछ मीटर पीछे वापस गया। मैंने देखा कि सुरेश वापस उसी भूतिया कोठी की तरफ खिंचा चला जा रहा है। मैं भागते हुए उसके पीछे गया और चिल्लाया, सुरेश तू कोठी की तरफ क्यों जा रहा है? भाग यहां से, वरना वो तुझे भी मार डालेगी। लेकिन सुरेश रुका नहीं, जैसे उसके कानों तक मेरी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वो कोठी के दरवाजे तक पहुंच गया। तभी मेरी नजर दूसरी मंजिल की खिड़की पर गई। खिड़की में वो सिर कटी औरत खड़ी थी जिसने रोहित का सिर पहन लिया था और वो मेरी तरफ देखकर शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रही थी। मैं समझ गया कि उस औरत ने सुरेश को सम्मोहित कर लिया है, इसलिए वो बिना सोचे समझे कोठी के अंदर जा रहा है। वो अपने होश में नहीं था। मैंने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने मुझे इतनी जोर का धक्का मारा कि मैं उड़कर एक पेड़ से जा टकराया। मेरा सिर जख्मी हो गया और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। धुंधली आंखों से ही मैंने देखा कि सुरेश कोठी के अंदर दाखिल हो गया है। कुछ देर बाद जब मेरी आंखों के सामने का अंधेरा छटा तो मैं सुरेश को आवाज लगाते हुए कोठी के उसी कमरे में गया जहां मैंने उस औरत को देखा था।
कमरे का नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। कमरे में सुरेश खड़ा था। उसने एक हाथ से अपने सिर के बाल पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से अपनी ही गर्दन पर एक तेज छुरी लगा रखी थी। वो अजीब और भारी आवाज में बड़बड़ा रहा था, मेरा सिर ला दो, मुझे मेरा सिर ला दो। और देखते ही देखते उसने अपने ही हाथ से अपनी गर्दन काट ली। उसके धड़ से खून की पिचकारियां निकलने लगी और उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मेरे पीछे से रोहित की आवाज आई। क्या हुआ, डर गए? मैंने मुड़कर देखा तो खिड़की पर वही औरत बैठी थी जिसने रोहित का सिर पहन रखा था। मैं पागलों की तरह वहां से भागा और दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही वो बिजली की तेजी से दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अब मैं बाहर नहीं जा सकता था। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आखिर